हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 4 सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक, एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 3। एंड कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड जो क्वेश्चन है हमारा डिस्कशन का, वो है व्हाई आर सेवरल डॉक्यूमेंट्स नीडेड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो जब भी किसी एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस सिचुएशन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी फिल करनी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसका रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड ऐसी ही काम की वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिनके पार्ट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ तो चैनल का प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है मैंने। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडो हमारा जो टॉपिक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक तरफ हमारा जो है इम्पोर्टर होता है और दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो इम्पोर्टर क्या करता है, बेसिकली एक्सपोर्टर को ऑर्डर देता है और एक्सपोर्टर उस ऑर्डर को अंडरटेक करता है। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ, जो कि कई सारे डॉक्यूमेंट साइंड होने के बाद ही पिक्चर में आता है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, ठीक है, दो अलग अलग कंट्रीज़ में है, दो लोग हैं, ठीक है, जो कि आपस में बिज़नेस करना चाहते हैं। उस बिज़नेस को आपका सक्सेसफुल होने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए बेसिकली क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले क्या किए जाते हैं, एक दूसरे के थ्रू साइन किए जाते हैं। देन ओनली द एक्चुअल ट्रांजैक्शन कम्स इन पिक्चर। अब नाउ क्वेश्चन हमारा बनता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इन दोनों के बीच में क्यों रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मेन है कि क्यों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन मेंशन इन द नोट्स। इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया, कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, आई एम श्योर कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होगा। एक्सपोर्टर जो कि गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, एंड इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट कराता है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड से कि क्यों होता है ऐसा, क्यों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप विल डिस्कस। नंबर 1 पॉइंट सेज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इज कॉमनली कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। तो जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है या इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है तो उसमें जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं और वो सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। Now, still, export documentation is a very very important activity to complete an export order, and किसी भी export order को complete होने के लिए export documentation सबसे important activity है। I repeat, किसी भी export order को complete होने के लिए export documentation एक बहुत बहुत important activity है। Since imports and exports are commercial transactions between two different persons or firms located in a distant geographical area with altogether different norms and laws, rules and regulations. तो गाइज, जो भी import होता है, export होता है, वो commercial transactions होते हैं दो लोग या फिर दो firms के बीच में, जो कि अलग अलग geographical areas में located होती हैं। ठीक है, I'm just talking about international transaction। तो जब भी international transaction होगा वहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाएगा, और ये कॉमर्शियल जो ट्रांजैक्शन होगा इसमें दो लोग होंगे या फिर दो फर्म्स होंगी जो कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में लोकेटेड होंगी, और अलग अलग कंट्रीज़ में लोकेटेड होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली अलग अलग उनके नॉर्म्स और लॉज होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि वो अपने कंट्री में फॉलो कर रहे हैं। तो दो अलग कंट्रीज़ में या दो अलग जोग्राफिकल एरियाज़ जिसमें इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर होंगे, वहाँ पर अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग लॉज, अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशंस होने की वजह से डिफ़िकल्टी आएगी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेज
Besides this, the completion of an export business transaction is a long drawn process. Therefore, for ensuring that the respective interest of the buyer and the seller are protected, certain documentary formalities become extremely important. तो गाइज अगर हम बात करें अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, फिल करने पड़ते हैं. जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों ऐसा है? क्योंकि एक एक्सपोर्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है. और उस लंबे प्रोसेस में वी हैव टू इंश्योर कि किसी का भी इंटरेस्ट जो है या फिर किसी का भी लॉस ना हो, चाहे वो बायर हो या फिर सेलर हो, ठीक है. तो अपने जो बायर है और अपने जो सेलर है दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने इस एक्सपोर्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए. In other words, the single largest rationale of requiring various documents is that human memory is short and people tend to interpret things according to their own perspective, interest, understanding एंड कन्वीनियंस. तो गाइज अगर दूसरे शब्दों में हम अगर बात करें तो एक और रीज़न है या एक सिंगल रेशनल है या लॉजिक है जिसकी वजह से कई सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में. वो ये है कि ह्यूमन जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है. हम किसी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते. और दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट भी होती है तो उस लोग ना अलग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं. बट वी हैव टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द ट्रांजैक्शन कि जो इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट है वही एक्सपोर्टर फिल करे और एक्सपोर्टर जिस तरीके से अपने एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा वो इंपोर्टर समझ सके. तो इसके लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि लोग अपने पर्सपेक्टिव, इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग या कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं. ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट होती है. तो ये है सबसे बड़ा रेशनल जिसकी वजह से कई सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है. आई रिपीट, जो सबसे बड़ा रेशनल है जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन मेमोरी जो है वो शॉर्ट है और लोग अपनी कन्वीनियंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने इंटरेस्ट और अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं. और किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये आपकी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है. तो आई एम श्योर कि इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. तो गाइज नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं अपना पॉइंट. इट सेज डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज आर नेसेसरी टू इनेबल द इंपोर्टर to get the contracted goods and the exporter to get the sale value as well as to secure export incentives. तो गाइज बात करें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ की तो उससे दोनों को ही, चाहे वो इंपोर्टर हो या फिर एक्सपोर्टर हो या फिर आप बायर या सेलर बोल लीजिए, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में लोकेटेड होते हैं, दोनों को ही फ़ायदा होता है. इंपोर्टर की अगर हम बात करें तो इंपोर्टर को जो कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स होती है वो एज इट इज़ मिल जाती है, यानी कि जिस क्वालिटी की और जिस क्वांटिटी में उसको गुड्स चाहिए तो वो मिल जाती है अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी की जाती है तो. और एक्सपोर्टर को अपनी जो रिक्वायर्ड सेल वैल्यू है, यानी कि जो वो एक्सपोर्ट करेगा गुड्स को, उनकी जो वैल्यू बनती है वो इंपोर्टर प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ब्लैक एंड वाइट में होगा. एंड इसके अलावा उन ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपके जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बनेंगे उनको भी एक्सपोर्टर ऑब्टेन कर सकता है. अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं देन यू कैन डेफिनेटली क्लेम एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इफ एप्लीकेबल. ओके. Now next point says, in other words, export documents are needed to comply with the below mentioned perspective. अब 3 important perspective जानेंगे जिनकी वजह से export documents required होते हैं, ठीक है. इन तीनों perspective को याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए. बहुत ही simple से points हैं. सबसे पहला perspective जिसके लिए export documents required होते हैं या फिर needed होते हैं वो है commercial perspective, ठीक है.
ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये कमर्शियल जो पर्सपेक्टिव होता है ऑफ द बायर एंड द सेलर और द transaction which is happening between two countries or between two organizations located in different countries, तो उनका जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड हमारा है लीगल पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से भी डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है हमारा इंसेंटिव पर्सपेक्टिव, जिसको फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो तीन हमारे पर्सपेक्टिव हैं, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में या एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते टाइम पर आपके क्या करने चाहिए, फिल करने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइड करने चाहिए, या डॉक्यूमेंट्री जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको फुलफिल करनी चाहिए। तो तीन पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कमर्शियल पर्सपेक्टिव, दूसरा है लीगल पर्सपेक्टिव एंड थर्ड इज़ द इंसेंटिव पर्सपेक्टिव। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कमर्शियल पर्सपेक्टिव एंड फर्दर, ताकि वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, इसके लिए बाकी के जो दो पार्ट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि कमर्शियल पर्सपेक्टिव भी काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टू आवर कमर्शियल पर्सपेक्टिव टॉपिक। तो कमर्शियल पर्सपेक्टिव सबसे पहला पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रेड बिटवीन टू बिजनेस फर्म्स और पर्सन्स लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज स्टार्ट्स विद द गेटिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी दो बिजनेस फर्म्स या फिर दो लोगों के बीच में जो कि अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है, बिजनेस तब स्टार्ट होता है जब एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या हो जाता है, साइंड हो जाता है, या फिर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइंड हो जाता है। यानी कि जो इम्पोर्टर है वो बेसिकली क्या करता है, ऑर्डर देता है एक्सपोर्टर को, एंड दोनों क्या कर लेते हैं, बेसिकली साइन कर लेते हैं अपने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तभी दोनों लोगों के बीच में या फिर दो फर्म्स के बीच में ट्रेड स्टार्ट होता है। अब एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कैसे। तो एक तरफ हमारे पास है एक्सपोर्टर जो कि इंडिया में लोकेटेड है, और दूसरी तरफ हमारे पास है इंपोर्टर जो कि जापान में है। ठीक है, तो जापान के इंपोर्टर ने हमें ऑर्डर दिया एक प्रोडक्ट एक्स बनाने का, उसकी 10,000 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर दिया। तो दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जैसे ही एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, जो एक्सपोर्टर होगा वो गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा ताकि जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो जो भी आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ठीक है, वो स्टार्ट तब होता है जब एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपोर्ट ऑर्डर इंपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्टर को मिल जाता है। ठीक है, तो आई एम श्योर इतना तो क्लियर होगा। इंडिया का एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर जापान का है, ऑर्डर दिया जापान के इंपोर्टर ने इंडिया को कि 10,000 यूनिट्स आपको प्रोडक्ट एक्स की बनानी है। अगर एग्रीड होता है एक्सपोर्टर तो यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा दोनों के बीच में, नहीं होता तो कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज under the contract the duty of the exporter is to ship the contracted goods in the agreed form by the agreed mode of transport and according to the agreed time schedule। तो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होगा दोनों के बीच में, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच में, तो उसमें जो एक्सपोर्टर होगा उसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। उसकी ड्यूटी होगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स हैं उनको एग्रीड फॉर्म में क्या किया जाए, शिप किया जाए, और जो भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज़ किया जाएगा उसके थ्रू किया जाए, और जो टाइम शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग सेंड किया जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे। तो तीन चीज़ें जो कि एक एक्सपोर्टर को इंश्योर करनी है कि जो प्रोडक्ट हो वो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो, जैसा इंपोर्टर ने बोला वैसा, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसी मोड से किया जाएगा जो कि इंपोर्टर ने डिसाइड किया है, और टाइम शेड्यूल भी दोनों के बीच में डिस्कस होगा, और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोडक्ट की डिलीवरी करानी है। ओके, Now the next thing is, on the other hand, the duty of the importer is to remit the sale value to the exporter according to the agreed terms of payment। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंपोर्टर की ड्यूटी ये है कि जैसे ही उसको पता चल जाता है गुड्स शिप्ड हो गई है या फिर डिलीवर्ड हो जाती है गुड्स, तो जो भी उसका पेमेंट बनता है गुड्स का वो एक्सपोर्टर को टाइमली और एग्रीड फॉर्म में क्या करे, पे करे। आई रिपीट, इंपोर्टर की ड्यूटी है कि जो भी अमाउंट गुड्स के लिए बनता है, एक्सपोर्ट गुड्स के लिए, उसको वो क्या करे, टाइमली पे करे, और अकॉर्डिंग टू दी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी आपका टर्म ऑफ पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग पे करे।
Now, in the above process of physical movement of goods from the exporter to the importer and remittance of sale value from the importer to the exporter, neither the exporter nor the importer is personally and physically involved. तो guys, ये पूरी जो process होती है जहाँ पर basically जो goods होती है वो एक्सपोर्टर से इंपोर्टर तक पहुंचती है, जो पैसा होता है वो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक पहुंचता है। तो यहाँ पर ना तो एक्सपोर्टर ना ही इंपोर्टर दोनों पर्सनली एंड फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। कई सारी फैसिलिटीज़ अवेल की जाती हैं शिपिंग कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनीज़ की, बैंक्स की, जिनके थ्रू ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाता है। और इंटरनेशनल जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि जो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स होते हैं वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी चलिए एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टर आ चुका है जो कि इंडिया का था, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा। दूसरी तरफ हमारे पास इंपोर्टर है जो कि जापान का है। तो यहाँ पर ऑर्डर मिलने के बाद जो एक्सपोर्टर था इंडिया का, उसने अपना ऑर्डर कंप्लीट करा और उसको डिलीवर्ड करा दिया, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर था 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स का, वो हमने डिलीवर करा दिया किसको? जापान के इंपोर्टर को। अब नाउ जो जापान का इंपोर्टर है वो क्या करेगा, जैसे ही उसको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस, जो पेमेंट है एग्रीड फॉर्म में कर दिया जाएगा इंपोर्टर को, इंपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्टर को। तो दिस इज़ व्हाट द एंटायर ट्रांजैक्शन लुक लाइक, कि यहाँ पर सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके बाद में ऑर्डर सेंड किया जाएगा, और ऑर्डर सेंड करने के बाद में जैसे ही कॉन्फर्मेशन मिलती है इंपोर्टर को कि आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है या फिर सेंड हो गया है, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाएगा, ओके। तो आई एम श्योर कि ये समझ में आ चुका होगा आपको। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। So next slide का point says to deliver the goods to the importer, the exporter uses the services of a shipping company or an airline company which issues a receipt for these goods. तो अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद या फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद जो एक्सपोर्टर होगा बेसिकली क्या करेगा, किसी शिपिंग कंपनी या फिर किसी एयरलाइन कंपनी के थ्रू वो एक्सपोर्ट करा देगा गुड्स को, ठीक है। और जब भी वो एक्सपोर्ट कराएगा तो बेसिकली उनको रिसिप्ट मिलेगी। शिपिंग कंपनी के थ्रू होगा तो बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, एयरलाइन कंपनी के थ्रू होगा तो एयरवे बिल मिलेगा। तो कोई ना कोई आपका डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके थ्रू कंफर्म होगा कि ऑर्डर जो है वो शिप आउट कर दिया गया है एक्सपोर्टर के थ्रू। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपको देखो यहीं मिल जाएगा। नाउ द सेकंड डॉक्यूमेंट इज to protect the goods from any kind of damage or loss in transit, the exporter is also required to purchase an insurance policy. तो यहाँ पर जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या करेंगे, अपने गुड्स को भेजेंगे, तो चांसेस होंगे कि कहीं गुड्स लॉस ना हो जाए या फिर उस डैमेज ना हो जाए ट्रांजिट में। तो इन सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेज़ करेंगे। तो आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करेंगे तो एक और डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसमें मेंशन होगा कि आपके गुड्स की वैल्यू क्या है, क्या गुड्स है, कहाँ जा रही है, किस कंडीशन में जा रही है। तो एवरीथिंग विल बी मैंशनड। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप बाय करेंगे वो भी सेकेंड प्रूफ बन जाएगा। तो सबसे पहला प्रूफ होगा हमारे पास बिल ऑफ लेडिंग या फिर एयरवे बिल, और दूसरा हमारे पास होगा इंश्योरेंस का बिल या इंश्योरेंस पॉलिसी। Now these two documents protect the interest of both the parties to the contract, the exporter and the importer. अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये ना सिर्फ आपके एक्सपोर्टर का जो इंटरेस्ट है उसको सेव करेंगे, बल्कि इंपोर्टर का भी जो इंटरेस्ट होगा उसको भी सेफ गार्ड करेंगे, क्योंकि ये पेपर वर्क है, दोनों के लिए ही काम आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है और पेपर वर्क की इम्पोर्टेंस आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर दोनों पार्टीज़ जो कि है हमारी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, उन दोनों के इंटरेस्ट को अगर मेंटेन करना है, इंश्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज फॉर एक्सपोर्टर्स द possession of these two documents are very important, as the importer can only get the delivery of the goods from the carrier on the basis of the transport documents. तो जो एक्सपोर्टर है उसके लिए ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बेसिस पर ही इंपोर्टर क्या कर सकता है, अपनी गुड्स की डिलीवरी ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। तो एक बेसिकली ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि क्रिएट किया जाता है, एंड वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही जो शिपिंग कंपनी है या फिर एयरलाइन कंपनी है वो गुड्स डिलीवर करती है बेसिकली किसको, आपके इंपोर्टर को। तो यहाँ पर इंश्योर करना है कि जो ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप
आपके जो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो शिपिंग बेसिकली बिल हो गया, ठीक है, या फिर बिल ऑफ लीडिंग कह दीजिए, या फिर एयरवे बिल कह दीजिए, और इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसके पेपर्स जो हो गए, इन दोनों के बेसिस पर बेसिकली हम क्या करते हैं, इंपोर्टर को इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और इंपोर्टर अपने प्रोडक्ट को इनके थ्रू ही ऑब्टेन कर पाता है। तो ये कहलाते हैं आपके ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। Now, the transport documents are obtained by the importer through the exporter's bank after paying for the goods or after making a promise to pay in writing at a later date. तो गाइज या जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू एक इम्पोर्टर अपने जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी ऑब्टेन कर सकता है, तो वो उसको मिलते हैं एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू। तो जो भी एक्सपोर्टर का डायरेक्टेड बैंक होता है वो उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखता है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को, और जैसे ही आपका इंपोर्टर पेमेंट कर देता है या फिर आपका प्रॉमिस टू पे करता है राइटिंग में किसी फ्यूचर डेट के लिए, तो आपके जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर वो अपने जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी ऑब्टेन कर पाता है। सो नाउ गाइज एक छोटा सा डायग्राम इंक्लूड कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट, एंड इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्कस करेंगे बाकी के दो जो पर्सपेक्टिव हैं, यानी कि लीगल पर्सपेक्टिव एंड इंसेंटिव पर्सपेक्टिव। तो एक तरफ है इंपोर्टर, दूसरी तरफ है एक्सपोर्टर का बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इंपोर्टर पेमेंट मेड करेगा या फिर प्रॉमिस टू पे करेगा किसी फ्यूचर डेट के लिए। उसके बाद ही क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एक्सपोर्टर्स बैंक के थ्रू, किसको, इंपोर्टर को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ट्रांजैक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं अगर हम बात करें तो यहाँ पर है एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और ये बैंक बेसिकली, ठीक है, और गवर्नमेंट, जिनका रोल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंपोर्टर क्या करेगा, बेसिकली पेमेंट मेड करेगा या फिर प्रॉमिस टू पे करेगा फ्यूचर डेट के लिए एक्सपोर्टर के बैंक को, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंपोर्टर को बाय द एक्सपोर्टर्स बैंक। ओके, तो आई एम श्योर गाइस जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ चुकी होगी कि क्यों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और जितनी भी अदर पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं सभी को बेनिफिट है, तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।